प्रोबेबिलिटी का टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बेशक एडमिशन टेस्ट हो या एम्प्लॉयमेंट टेस्ट हो, इस टॉपिक के क्वेश्चन यानी कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को समझना और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें मुख्तलिफ टर्म्स जो इस्तेमाल होती हैं उनकी क्या मीनिंग है, ताकि इस टॉपिक को बेहतर अंदाज में समझा जा सके और इसके क्वेश्चन को विद इन टाइम करेक्टली किया जा सके। तो सबसे पहले आती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ये तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो किसी भी एक्सपेरिमेंट में हो सकती हैं उन्हें कहते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी को डायरेक्टली देखें तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, यानी कि पार्ट ओवर होल, जो कि आप अर्थमेटिक के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। पार्ट ओवर होल, ये पार्ट वो है जो कि होल का कोई एक सबसेट है, और जब होल से डिवाइड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी आती है। ये मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ अर्थमेटिक में से। तो यहाँ पर भी ये जो होल है यही एक्चुअली सैंपल स्पेस है, कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं उनके सेट को कहा जाता है सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल, एक कॉइन की एग्जांपल लें आप। कॉइन को आप टॉस करते हैं, टॉस करने के बाद या तो फेस उसका आपकी तरफ हेड का आएगा या टेल का, लेकिन इनके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो कॉइन के केस में जब उसे टॉस किया जाता है एक कॉइन को, तो सैंपल स्पेस है 2, क्योंकि दो ही इवेंट है, या तो हेड होगा या टेल। तो दो पॉसिबल इवेंट्स हैं, इसलिए इसकी सैंपल स्पेस होगी 2। लेकिन अगर आप डाइस की एग्जांपल लें, लूडो का छक्का, उसमें 1 2 3 4 5 6 ये तमाम इवेंट्स हैं। जब आप इसे रोल करते हैं इन्हीं में से कोई एक आता है, तो टोटल कितने हैं इसमें? टोटल हैं 6। तो डाइस के केस में जब 1 डाइस को रोल किया जाता है तो उसकी सैंपल स्पेस है 6। अच्छा, अब देखते हैं इवेंट को। इवेंट इन्हीं में से जो पॉसिबल आउटकम आती है, जो आपके पास आउटकम आती है उसी को इवेंट कहते हैं। यानी कि एन इवेंट इज ए सबसेट ऑफ, जाहिर है ये सबसेट किसका है? सैंपल स्पेस का। अगर हम डाइस के केस को लें तो इसका सेट ये बनता है, ये है सैंपल स्पेस 1 to 6। इसका सबसेट, फॉर एग्जांपल आप रोल करते हैं 2 आता है, दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। तो ये एक इवेंट है। An event is a subset of the sample space. It is the outcome or set of outcomes that we are interested in. यानी कि ये वो आउटकम्स हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं उसमें से, किसमें से? टोटल सैंपल स्पेस में से। हमारी डिजायर आउटपुट्स जो हैं वो, या कोई भी अनडिजायर आउटपुट भी आती है तो वो भी एक इवेंट है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अब क्या चीज है? इसे आप सिंपली कह सकते हैं चांसेस ऑफ एन इवेंट, यानी कि किसी आउटकम के आने के चांसेस, दैट इज प्रोबेबिलिटी। लाइकलीहुड, कि उसके आने के चांसेस कितने हैं, पॉसिबिलिटीज कितनी हैं कि वो इवेंट होगा। मिसाल के तौर पर हेड और टेल, एक कॉइन ले लेते हैं आप, तो हेड के आने के चांसेस, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, और इसको 0 से 1 तक काउंट किया जाता है। 0 के मीनिंग है इम्पॉसिबिलिटी। मसलन कॉइन के केस में हेड टू टेल, इन दोनों में से एक इवेंट आ सकता है, लेकिन हम ये कहें कि एट ए टाइम दोनों इवेंट आ जाएं तो दिस इज इम्पॉसिबल। या हम कहें कि इन दोनों में से कोई भी ना आए, तो कॉइन पर तो या तो हेड होता है या टेल, और हम कहते हैं कि नहीं इन दोनों में से कोई भी ना आए, तो ये इम्पॉसिबल है। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और 1 इंडिकेट सर्टेनिटी, सर्टेन होगा। हम कहते हैं कि जी हेड आए या टेल आए, तो जाहिर है या तो हेड आएगा या टेल आएगी। तो अगर हम ये कहते हैं कि हेड और टेल आने के चांसेस क्या हैं, या हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जाहिर है वो तो सर्टेन है, या तो हेड आएगा या टेल। अलबत्ता अगर हम कहें कि हेड आने के चांसेस क्या है या हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो डिफरेंट होगी। वो उसमें से पॉसिबल 1 है और 2 इसकी सैंपल स्पेस है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इन दोनों के दरमियान लाई करती है, इम्पॉसिबल और सर्टेन। तो प्रोबेबिलिटी 0 से लेस नहीं हो सकती और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती।
अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जैसे मैंने अभी लिखा था, पार्ट ओवर होल। आप अर्थमेटिक अगर आपने तैयार किया हुआ है तो ये आपके लिए आसान है कि आप इसको इस अंदाज में भी ले सकते हैं। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी कि इवेंट, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन दी सैंपल स्पेस। जैसे कि अगर हम डाइस की बात करें, डाइस में 6 पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर हम कहते हैं कि 2 आने के चांसेस क्या हैं या 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमें 2 कितने हैं इसमें, 1, तो 1 ओवर टोटल कितने हैं, 6। तो 2 आने के चांसेस या 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 1 ओवर 6। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इवन नंबर कितने हैं इसमें, 1, 2 और 3, 3 ओवर 6, 1 ओवर 2। इसी तरह ऑड नंबर आने के चांसेस भी इतने ही होंगे। What is the probability of rolling a number greater than 4 on a standard 6-sided die? यानी कि लूडो के छक्के को रोल करना है तो 4 से ग्रेटर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल तो है हमारे पास 6, तो इसकी सैंपल स्पेस तो हमें मालूम है कि 6 है, और 4 से ग्रेटर कितने नंबर हैं, 5 और 6, यानी कि 2 नंबर्स हैं। So 2 over 6 is the probability of getting the number greater than 4, that is equal to 1 over 3, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। A jar contains 3 red marbles, red हैं 3, 7 green and 10 whites, 10 white marbles. If a marble is drawn from the jar at random, what is the probability that this marble is white? तो white कितने हैं, 10, टोटल कितने हैं, टोटल आप ऐड करें, दिस इक्वल टू 20। तो सैंपल स्पेस हो गई 20, और ये पॉसिबल या डिजायर आउटकम्स हैं 10, तो 10 ओवर 20 इज इक्वल टू 1 ओवर 2, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। अब आते हैं कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट की तरफ। द कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई डिनोटेड एज ई सी, देखिए यहाँ पर है, ये कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसको बाज़ ई प्राइम भी लिखा जाता है। कंसिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस दैट आर नॉट इन ई, यानी कि जो ई की प्रोबेबिलिटी है उसे छोड़कर जो बाकी हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कंप्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट ई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि एक डाइस है, उसमें जाहिर है 6 नंबर्स होते हैं। अब अगर हम इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 लें तो वो होगी 1 ओवर 6, क्योंकि 6 एक मरतबा है, 1 ओवर 6 टोटल 6 थे, सैंपल स्पेस 6 थी, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1 ओवर 6। अब अगर हम ये कहें कि 6 के अलावा कोई नंबर आए, 6 ना आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी इसका कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी लेस कर दें, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है 1 सर्टेनिटी, उसमें से एक इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बचेगी वो होगी कि इस इवेंट के अलावा जो पॉसिबल इवेंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम इसे 1 में से लेस कर दें तो आंसर आता है 5 ओवर 6। ये प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि 6 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए। देखें कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 by 6 is the probability of getting any number other than 6। तो कंप्लीमेंट क्या होगा कि उसको 1 में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेस कर दें तो उस इवेंट के ना आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जैसे कि यहाँ है कि 1 ओवर 6 चांसेस हैं 6 के आने के, इसके ना आने के चांसेस कितने हैं, 5 ओवर 6, जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट है। अगर ई प्रोबेबिलिटी है, जब इसको 1 में से लेस करेंगे तो इसके मीनिंग होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ई इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई।
अब इस क्वेश्चन को देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रोलिंग ए 6 ऑन ए स्टैंडर्ड 6 साइडेड डाई। ये अभी मैंने एग्जांपल में किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज इक्वल टू 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6, यानी कि 6 के ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, जो कि ऑप्शन बी में दी गई है। इफ देयर इज अ 20% चांस इट विल रेन टुमारो, 20% चांसेस हैं कि कल बारिश होगी। अब यहाँ 20% दिया गया है। प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में भी जाहिर किया जा सकता है, फ्रैक्शन में भी और डेसिमल में भी, क्योंकि देखें ये क्या चीज है, 20/100 तो इज इक्वल टू 1/5। तो 20% एक्चुअली 1/5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी को फ्रैक्शन में लिखें तो ये 0.2 है। तो ये तीनों एक ही चीज है, इसलिए इसलिए प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन में भी करते हैं, डेसिमल में भी करते हैं। तो अब आप देखें कि सर्टेनिटी क्या होगी, 100%। 100% क्योंकि इक्वल होता है 100/100 इज इक्वल टू 1, यानी कि सर्टन किसी चीज का लाजमी होना, वो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, उसे 100% कह सकते हैं। और 0% इज इक्वल टू किसी चीज का इम्पॉसिबल होना, किसी इवेंट का इम्पॉसिबल होना 0% है, और इसी को हम डायरेक्टली 0 भी लिख लेते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। इफ देयर इज 20% चांसेस इट विल रेन टुमारो, अगर 20% चांसेस हैं कि कल बारिश होगी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल नॉट रेन, कि कल बारिश नहीं होगी, तो इसको 100 में से माइनस कर दें, 100% में से इसे लेस करेंगे तो 80% चांसेस हैं कि कल बारिश नहीं होगी, और यही इसका आंसर है जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। If the probability that a student attend a class on any given day is probability of attending class is 0.95, और पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज एब्सेंट। तो इसके एब्सेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.95, जो कि इक्वल है 0.05 के, यानी कि उसके एब्सेंट होने के चांसेस हैं 0.05, जो कि ऑप्शन ई में दिया गया है। अब आते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Two events are independent if the occurrence of one does not affect the occurrence of the other. For independent events A and B, probability of A and B is equal to probability of A multiplied by probability of B. अब इसकी एग्जांपल्स देखें। कॉइन टॉसिंग, जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो टू पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसकी सैंपल स्पेस इक्वल टू 2 होती है। अब आप देखें कि अगर हम पहला कॉइन टॉस करते हैं, फर्स्ट टाइम टॉस करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हेड आए, तो हेड आने के चांसेस कितने हैं, 1/2। ये हो गया पहला। अब आप दूसरी दफा जब टॉस करते हैं तो आप देखें कि उसका पहले टॉस से कोई ताल्लुक नहीं है, पहले हेड आए या टेल आए। दूसरी दफा टॉस करने से उसका कोई ताल्लुक नहीं कि पहले क्या आया था, दूसरी दफा भी यही होगा कि उसके एक चीज के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। जैसे कि यहाँ टेल के चांसेस पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर हेड के चांसेस 1/2 थे, इधर हेड के चांसेस भी 1/2 है, क्योंकि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, इनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा कॉइन इंडिपेंडेंटली हेड या टेल लेकर आएगा, उसका पहले से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हमने लेनी है कि पहले पर हेड हो और दूसरे पर टेल हो, तो पहले की प्रोबेबिलिटी 1/2 यानी कि 0.5, दूसरे की प्रोबेबिलिटी जब टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2, तो ये भी 0.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.25 या 1/4, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4 होगा।
तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आप दोनों की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब रोलिंग ए डाइस में देखें, अब इसमें भी इवेंट ए ये है कि आप कहते हैं कि डाई को रोल करें तो 6 आए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। अब उसी डाइस को या किसी और डाइस को आप उसे रोल करें तो आप देखेंगे उसका पहले से क्या ताल्लुक है। पहले 6 आया, 5 आया, 3 आया, 2 आया, जो भी नंबर आया, दूसरी दफा जब आप उसे रोल करेंगे तो वो इंडिपेंडेंटली कोई भी नंबर आ जाएगा, उसका ये नहीं वो देखा जाएगा कि पहले क्या आया था। तो अगर हम कहें कि दूसरी दफा भी हमें 6 चाहिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6। तो अब दोनों की प्रोबेबिलिटी यानी कि दोनों दफा 6 आए तो क्या होगी, 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 इज इक्वल टू 1/। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से करता हूं, वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि देखें कि इसका इफेक्ट क्या आता है। हम दोनों डाइज को यहां लिख लेते हैं। देखें ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये फर्स्ट डाई है। दूसरी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब यहां पर 1 1 यहां पर आ गया 1 एंड 1, यहां पर आ गया 1 एंड 2, यानी कि पहली डाई पर 1 और दूसरी पर 2, यहां पर पहली पे 1 और दूसरी पर 3, फिर ये 1 4, ये 1 5, 1 6, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना काना काना काना, दोनों के ऊपर 1 1। और एक चांस ये भी है कि पहली पर 1 हो और दूसरे पर 2 हो। ये भी चांस है कि पहले पर 1, पहली डाई पर 1 आए और दूसरी डाई पर 3। ये भी चांस है कि पहली पर 1 हो और दूसरी पर 4। इस तरह से आपने ये सारे लिख लिए। फिर पहली पर 2 हो और दूसरी पर 1, फिर दूसरी पर 2 और दूसरी दोनों पर 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, 2 4, 2 5, 2 6। इसी तरह से पहली पर 3 और दूसरे पर 1, फिर 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इस तरह से आप करते जाएं तो आप देखें कि फिर ये आ जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर ये 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब पहली पर 6 दूसरी पर 1, पहली पर 6 दूसरी पर 2, फिर 6 3 6 4 6 5 और 6 6। देखें दोनों पर 6 6 सिर्फ एक दफा आ रहा है और टोटल इवेंट्स काउंट कर लें इसमें से ये 36 है। टोटल पॉसिबल इवेंट्स बन रहे हैं 36, 1 2 3 4 5 6 और 6 इंटू 6 6 हो गए। तो इसमें सिर्फ एक इवेंट है जिसमें दोनों 6 है, तो 1/36 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन बोथ डाइस। फिर सिलेक्टिंग रैंडम नंबर्स, इवेंट ए ये है कि हम सिलेक्ट करते हैं इवन नंबर रैंडमली फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 नेचुरल नंबर्स हैं, उनमें से आपने इवन नंबर कोई भी इवन नंबर चूज करना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन नंबर कितने हैं देखें 1 to 10 अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसमें से इवन नंबर ये हैं, ये इवन नंबर है 5। तो 5/10 is the probability of getting even number from 1 to 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 5/10। अच्छा अब आप देखेंगे दोबारा उसमें से नंबर चूज करते हैं, वो उसको छोड़ दें आप, उसमें से कोई चीज उठाई नहीं है आपने, कोई इधर उधर नहीं की, आपने सिर्फ नंबर पिक किया था कि ये नंबर आप कह देते हैं नंबर 4, तो आपने एक नंबर पिक कर लिया। अब दूसरी दफा जब आप करते हैं तो आपने और नंबर पिक करने हैं और जाहिर है दोबारा भी वही 10 के 10 नंबर्स हैं, तो उसमें और नंबर भी 5 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आ गई। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि पहले नंबर को चूज किया दूसरे को चूज किया, तो एक दूसरे से इनका कोई लिंक नहीं है कि पहले को चूज कर लेंगे तो टोटल डाटा पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि हम हर दफा 10 में से ही चूज कर रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2, इसकी भी 1/2। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि पहला नंबर इवन हो और दूसरा नंबर ऑड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2।
4। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल टू 1/2 इवन नंबर के लिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 ऑड नंबर के लिए। तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, यानी कि पहला नंबर इवन हो और दूसरा नंबर ऑड हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4 की। अब एग्जाम्पल देखते हैं। What is the probability of getting heads on the first coin toss and the tail on the second coin toss if each toss is independent? तो हेड आने के चांसेस 1/2, टेल आने के चांसेस 1/2, तो कंबाइन यानी कि पहले पर हेड और दूसरे पर टेल आने के चांसेस 1/4, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए। If you roll two different six-sided dice, what is the probability that the first die shows 6 and the other die show 3? तो देखें पहले डाई पर 6 आने के चांसेस 1/6 है और ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि डाई अलग अलग रोल की जा रही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज इक्वल टू 1/6 क्योंकि 3 भी एक है उसमें, तो 1 इसके चांसेस है 1/6। तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 एंड 3 is equal to 1/6 multiplied by 1/6 is equal to 1/36, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। In a survey, if the probability of a respondent favoring product A is 0.4 and the probability of, देखें प्रोडक्ट A के लिए प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.4 एंड द प्रोबेबिलिटी फेवरिंग प्रोडक्ट बी की प्रोबेबिलिटी है 0.5। What is the probability that randomly chosen respondent favors both products assuming the preferences are independent? अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी यानी कि A एंड B इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.2, जो कि इक्वल है 2/10 यानी कि 1/5, और ये है ऑप्शन ए। अब आते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट इफ द ऑकरेंस ऑफ वन अफेक्ट्स द ऑकरेंस ऑफ द अदर। अब देखें पहले इंडिपेंडेंट में ये था कि पहले इवेंट से दूसरे इवेंट का कोई लिंक नहीं था, वो उस पर इंपैक्ट नहीं करता था, लेकिन अब पहला इवेंट जो है वो दूसरे को चेंज करेगा, उसके डाटा में चेंज लेकर आएगा, तो वो डिपेंडेंट होंगे। तो इस केस में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये जो दोबारा आगे जो लिखा हुआ है इसका मतलब है जब ए हो चुका हो, यानी कि इसका डाटा अलग करके बाकी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि रेड बॉल्स हैं 2, ग्रीन बॉल्स हैं 3, और आपने पहले इसमें से एक रैंडमली बॉल चूज करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल? दिस इज इक्वल टू 2/5। अब हम कहते हैं कि पहला इवेंट हो चुका यानी कि रेड बॉल आ चुकी, तो अब क्या होगा कि अब ये होगा कि रेड बॉल रह गई एक, ग्रीन बॉल है 3। अब दूसरी दफा फिर हम कहते हैं कि अब इसमें से ग्रीन बॉल आने के चांसेस क्या हैं, तो आप देखें कि ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि एक रेड बॉल पहले हम निकाल चुके हैं इसमें से, तो रेड बॉल एक कम हो गई और टोटल 4 हो गई, क्योंकि पहले 5 थे, 2 + 3 5, अब होगा 1 + 3 4। रेड की ग्रीन कितनी है 3, 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, तो इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 इज इक्वल टू 6/20 और 3/10। तो इस तरह से इसमें डिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि पहला इवेंट दूसरे के डाटा को चेंज कर रहा होता है, उस पर इंपैक्ट डालता है। अब यहाँ पर रेड पहले बॉल आ चुकी, तो इसका मतलब है अब जो सैंपल हमारे पास मौजूद है जिसमें से जो हमारे पास टोटल कलेक्शन है उनमें से एक रेड कम हो चुकी क्योंकि वो पहले निकाली जा चुकी है, तो रेड एक रह गई और टोटल 5 के बजाय 4 हो गए, तो नई प्रोबेबिलिटी ये होगी। और कंबाइंड प्रोबेबिलिटी में इनको मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास आंसर आएगा 3/10। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ड्राइंग कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये हैं ताश के पत्ते। पहले स्टूडेंट जो थोड़े से पुराने स्टूडेंट्स हैं वो कार्ड्स वगैरह खेलते थे, लेकिन अब ये मोबाइल के दौर के बाद अमूमन स्टूडेंट्स को कार्ड्स का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता, उन्होंने कभी ताश नहीं देखे होते या खेले होते, उन्हें उनकी तरतीब भी नहीं पता होती। तो इसलिए वैसे भी ये क्वेश्चन अब कम आते हैं, लेकिन बहरहाल ये भी एक टॉपिक के तौर पर है, तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि व्हाट आर कार्ड्स। ये टोटल ताश के कार्ड्स होते हैं। अब इसमें आप देखें कि ये, अब यहां से शुरू कर लेते हैं। इसका नाम है हार्ट। ये सारे, ये 13 कार्ड्स हैं इस तरह से। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 को कहते हैं जोकर, 12 को कहते हैं क्वीन और 13 नंबर जो कार्ड होता है वो कहलाता है किंग। ये था हार्ट। फिर ये है क्लब, ये है स्पेड और ये है डायमंड। डायमंड, तो इनके ये नेम है। पाकिस्तान में इनको का इसको, ये जो को कहा जाता है चिड़िया, इसको कहा जाता है हुक्म, हार्ट को पान, और ये जो डायमंड है इसको कहा जाता है ईंट। तो देखें इसमें हमें नंबर के लिहाज से याद रखना है, जो ये जो नंबर 1 है इसको एस कहते हैं इंग्लिश में। ये 4 एस हैं, स्पेड का एक एस, क्लब का, हार्ट का और डायमंड का, सबके एक एक एस हैं। फिर ये 13 कार्ड हैं ईच टाइप। 11 नंबर जोकर होता है, 12 नंबर क्वीन और 13 नंबर किंग, और 1 नंबर को एस कहते हैं। बाकी तमाम को नंबर से ही कहा जाता है, बाकी बाकी तमाम को नंबर के लिहाज से ही बोला जाता है, जैसे 2 3 4 5 10। तो ये कार्ड्स होते हैं। ये टोटल 52 कार्ड्स हैं और इसमें हर टाइप के 13 कार्ड हैं। देखिए हर रो में 13 कार्ड हैं, फ्रॉम 1 टू 13। ये 4 टाइप के 13 के कार्ड्स हैं, जिसमें 4 किंग, 4 क्वींस और 4 जोकर्स और 4 एसेस हैं। बाकी भी सारे 4 होंगे। तो हर टाइप में एक जोकर है, एक क्वीन है, एक किंग है। ये हैं टोटल कार्ड्स। अब इससे रिलेटेड अमूमन क्वेश्चन आ भी जाते हैं, क्योंकि ये भी एक स्टैंडर्ड चीज है। जैसे कि कॉइन है वो स्टैंडर्ड है, उसके 2 फेसेस हैं, सबको इल्म है, इसलिए उसके क्वेश्चन कॉमनली पाए जाते हैं। इसी तरह से डाई है, लूडो का छक्का, वो भी एक स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया में जाना जाता है कि इसके 6 फेसेस होते हैं, तो उसके क्वेश्चन भी कॉमनली आते हैं। अब ये भी एक स्टैंडर्ड चीज है कि इसमें पूरी दुनिया में इसके कार्ड 52 ही होते हैं, और उनमें यही सेटअप होता है उनका कि 1 से लेकर 13 तक, 13 को किंग, क्वीन और जोकर, और 1 को एस, बाकी तमाम को नंबर से। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ड्राइंग कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। अब हम इवेंट ए लेते हैं, क्योंकि हम कौन सी चीज कर रहे हैं, डिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स लेना है। ड्राइंग एन एस फ्रॉम ए डेक ऑफ 52। तो देखें एस कितने हैं, कोई भी, उसने किसी टाइप का एस नहीं कहा, एस जो है उसने कहा कोई भी। तो टोटल कितने एसेस हैं, 4, और कार्ड्स कितने हैं, 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एस फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स इज 1/13। ये पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/13। अच्छा, अब दूसरा कार्ड, पहला कार्ड निकालकर हमने अलहदा रख दिया। देखें विदाउट रिप्लेसमेंट है, तब ये डिपेंडेंट होगा। अगर आप रिप्लेस कर देंगे इसे तो फिर ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब हमने इसको रिप्लेस नहीं किया, यानी कि पहली दफा जब हमने उसमें से एस निकाल लिया, हम कहते हैं कि वो इवेंट अकर हो गया, वो इवेंट हो चुका, यानी कि वो कार्ड एस आ चुका हमारे पास। तो अब क्या होगा, अब टोटल कार्ड्स रह जाएंगे 51 और एस रह जाएंगे 3, क्योंकि एक एस तो पहले आ चुका जिसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/13। अब हमारे पास ये है, अब हमारे पास 3 एसेस हैं, टोटल कार्ड 51 है।
अब ड्राइंग another एज फ्रॉम द रिमेनिंग 51 कार्ड्स, तो अब इनमें से अगर हम एक कार्ड को ड्रॉ करें और वो एस आने के चांसेस क्या होंगे, 3/51, क्योंकि पहले थे 4 एसेस तो 4/52, टोटल कार्ड थे 52, अब टोटल कार्ड है 51 और एस रह गए हैं 3 क्योंकि पहला इवेंट हो चुका। तो अब इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/13 मल्टीप्लाइड बाय 3/51 जो कि इक्वल है 3/640। ये प्रोबेबिलिटी किस चीज को शो कर रही है कि पहला कार्ड एस हो और दूसरा कार्ड भी एस हो जबकि रिप्लेसमेंट नहीं की जा रही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/643। जार कुकी सिलेक्शन, देखिए इसमें भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स बनाए जा सकते हैं। अब हमने डिपेंडेंट बनाना है इस इवेंट को। इवेंट ए है टेकिंग ए चॉकलेट चिप कुकी फ्रॉम ए जार दैट कंटेन्स चॉकलेट चिप एंड पीनट बटर कुकीज। अब इसमें से आपने एक चॉकलेट चिप चूज करनी है। अब आपने उसको निकाल के बाहर रख दिया जार में से, तो अब जाहिर है जार में टोटल में भी एक की कमी हो गई और चॉकलेट की तादाद भी एक कम हो गई। तो अगर हम दूसरा इवेंट लें, अनदर चॉकलेट चिप लेना चाहें, तो अब क्या होगा कि टोटल जो चॉकलेट चिप है वो एक कम हो चुकी और टोटल जो उसमें आइटम्स हैं वो भी तादाद में एक कम हो चुके, तो इसलिए ये भी डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं इसकी। द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ऑन एनी गिवन डे इज 30%। ये फर्स्ट डे के लिए है 30% कि बारिश होगी। इफ इट रेन्स, अगर बारिश हो जाए यानी कि ये इवेंट अकर हो गया, द प्रोबेबिलिटी दैट मारिया रिमेंबर्स टू टेक हर अम्ब्रेला इज 90%। 90% ये है कि मारिया रिमेंबर्स टू टेक, कि वो याद रखेगी कि उसने 90% चांसेस हैं कि मारिया याद रखेगी कि उसने अम्ब्रेला साथ रखनी है, ये उसके चांसेस हैं 90%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स, कि बारिश हो और मारिया फॉरगेट करते, तो ये जो थे ये तो थे कि वो मेंबर्स रखे, कि वो याद रखे कि अम्ब्रेला साथ रखनी है, तो ना रखने के चांसेस क्या होंगे, तो अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये होंगे 10%। अब आप देखें कि ये फॉरगेट करने के आगे और ये हो चुका इवेंट के बारिश हो रही है। अब हमने क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स एंड मारिया फॉरगेट, तो 30% मल्टीप्लाइड बाय 10% इज इक्वल टू 3/10, 3/100 जो कि इक्वल है 0.03 के। ये प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि बारिश भी हो और मारिया अम्ब्रेला ले जाना भूल जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.03 जो कि ऑप्शन ए में दी गई। यू हैव ए जार विद 10 कुकीज, टोटल 10 कुकीज हैं जिसमें से चॉकलेट हैं 6 और ओटमील हैं 4। इफ यू चूज वन कुकी एट रैंडम एंड ईट इट, एक उसमें से उठाई जाए रैंडमली देखे बगैर और वो खा ली जाए, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू ईट वन चॉकलेट एंड फॉलोड एन ऑटमेल कुकी, और दूसरी कुकी ऑटमेल हो। हम अब ये डिपेंडेंट बन रहा है क्योंकि जब हम एक कुकी खा लेंगे तो बाकियों को डाटा चेंज हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि पहले चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी क्या थी 6/10। अब हम कहते हैं कि ये हो चुका यानी कि ये उसने खा ली, तो अब ये कितनी रह गई 5 और ये कितनी है 4, तो अब दूसरी के चांसेस जो कि ऑटमेल चाहिए हमें वो है 4/9, तो अब दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/10 मल्टीप्लाइड बाय 4/9, तो ये इक्वल हो जाएगा 24/90। इसको सिंप्लीफाई नहीं किया गया
क्योंकि ऑप्शन में ये डायरेक्ट दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। फिर आते हैं एडिशन रूल, यूज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ऑफ द टू इवेंट्स विल अकर। इसमें आइदर ऑफ कोई भी हो जाए, मसलन अगर हम ये कहें कि एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है, हेड आ जाए या टेल आ जाए, और तो अब हेड आने के चांसेस 1/2, अब टेल आने के चांसेस 1/2। अब इनमें से कोई भी आ जाए तो जाहिर है कि ये तो डेफिनेट हो जाएगा कि कोई तो आएगा ना, हेड आए या टेल। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं जब और की कंडीशन हो कि ये आ जाए या ये। तो इसमें प्रोबेबिलिटी कब होगी ये, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो, इनमें कोई चीज भी कॉमन ना हो। जैसे हेड टू टेल में हेड आए या टेल आए, तो तीसरी कोई चीज है ही नहीं जो दोनों के दरमियान लिंक कर रही हो, हेड आएगा या टेल आएगी, हेड आने के चांसेस 1/2, टेल आने के 1/4, आइदर कोई भी आ जाए तो इसका मतलब है 1/2 + 1/2 = 1, कोई तो आएगा। और फिर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जिसमें कोई कुछ चीजें कॉमन भी हों, कुछ चीजें कॉमन भी आ रहे हो तो प्रोबेबिलिटीज ऐड करते हैं और कॉमन की जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, कॉइन टॉस को देखें, एक गेटिंग हेड व्हेन टॉसिंग ए कॉइन, हेड लेने के चांसेस, गेटिंग टेल व्हेन टॉसिंग द सेम कॉइन। तो अब क्या होगा, सिंस ए कॉइन टॉस कैन रिजल्ट इन आइदर हेड और टेल बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम, तो दोनों तो एक एट ए टाइम नहीं हो सकता, इसलिए कॉमन कोई चीज नहीं है। इवेंट ए एंड इवेंट बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि दोनों एट ए टाइम नहीं आ सकते, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इस सूरत में प्रोबेबिलिटी लेना कि ए और बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल कोई भी आ जाए, तो हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1, कोई भी आ जाए। रोलिंग ए सिंगल डाई, इवेंट ए rolling a 5 on 6-sided die, rolling a 3 on the same die. These two outcomes cannot happen at the same time. अब ये एक्सक्लूसिव है क्योंकि दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकते। तो दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए 5 और 3 इज, अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। अब इसकी भी 1/6 है, इसकी भी 1/6 है, तो दोनों में से कोई भी आ जाए तो जाहिर है 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/3। अब इसको एक और तरह से भी कर सकते हैं। देखें, अब हमारे पास टोटल ये हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टोटल इवेंट्स हैं। अब वो कहता है कि 5 आए या 3 आए, तो दोनों को ऐड कर लें, 3 और 5, ये 2 इवेंट्स हो गए, टोटल थे 6, 1/3। तो और के केस में आप अगर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ना भी निकालना चाहें तो आप उन इवेंट्स को सम कर लें, उनकी पॉसिबिलिटीज को सम कर लें। ये दो इवेंट्स थे, 2/6 इज इक्वल टू 1/3। इसी तरह से एक देखें, चूजिंग ए रेफल टिकट, इवेंट ए है ड्राइंग ए टिकट नंबर 001 फ्रॉम ए बाउल, दूसरा इवेंट ये है ड्राइंग ए टिकट नंबर 002 फ्रॉम द सेम बॉल, और टोटल 100 टिकट्स हैं। तो पहले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/100। दूसरे की क्या होगी, क्योंकि दूसरे का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी 1/100, तो इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/50, क्योंकि 1 आ जाए या 2 आ जाए तो दो इवेंट बनते हैं। 1 आने के चांसेस 1/100, 2 आने के चांसेस 1/100, तो 1/50। अब दूसरी तरह से देखें कि एक टिकट ये है, एक टिकट ये है, दो टिकट हैं और इंडिपेंडेंट है, ये दोनों सेम नहीं हो सकते, तो 2 है और टोटल 100 है, तो इज इक्वल टू 1/50। तो आपने क्या किया कि आपने इन दोनों को ऐड कर लिया कि एक टिकट ये, एक टिकट ये, दो टिकट हो गए, कितने में से, 100 में से, दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, इसलिए 2/100 इज इक्वल टू 1/50। जो इस तरह से भी वही चीज आ जाएगी। What is the probability of rolling 1
or a 2 on the standard 6-sided die. तो देखें, probability of getting 1 is equal to 1/6, probability of getting 2 is equal to 1/6. अब और हमने बताना है क्योंकि इसने और यूज किया है, यानी कि probability of 1 और 2 is equal to 1/6 plus 1/6 is equal to 2/6 is equal to 1/3. या फिर दूसरे लफ्जों में, एक ये है दूसरा ये है, तो 2 पॉसिबिलिटीज ये हो गई, टोटल थी 6, तो 1/3. द आंसर इज ऑप्शन बी. ये मेथड आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें. स्टैंडर्ड इसका यही है कि अलग-अलग प्रोबेबिलिटी लें और उनको ऐड कर लें. ये मेथड भी अडॉप्ट किया जा सकता है. ए सर्वे शोज दैट 30% ऑफ पीपल लाइक टी. टी के लिए है 30% लाइकिंग, कॉफी के लिए है 40% एंड नन लाइक बोथ, और कोई भी ऐसा नहीं है जो दोनों चीजों को लाइक करते हैं. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन चूजन एंड लाइक्स आइदर टी और कॉफी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी और कॉफी. तो क्या होगा, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दें. 30 + 40 इज इक्वल टू 70%.